हेलो 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 फ्रेंड, वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। आप सभी का हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग हमारे सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और हम लोग अपने क्या करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग सेशन को ज्वाइन करिए, हम सभी लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पढ़ रहे थे ना रक्त के बारे में, हम सभी लोग रक्त के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो क्या क्या WBC RBC ये सारे के सारे हम लोगों ने पढ़ लिया, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमको देखना है कि सारे जितने भी हमारे रक्त वर्ग थे, रुधिराणु में क्या था, रक्त कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है 2 प्रकार में? बताइए क्या क्या होता है 2 प्रकार में? किसी को पता है? पढ़ाए हैं पूरा? क्या होता? प्लाज्मा होता है और क्या होता है? रुधिराणु होते हैं ना, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग रुधिराणु में RBC WBC और रुधिर प्लेटलेट सारे के सारे सब कुछ हमने पढ़ लिया था। क्या बनता है, कैसे बनता है, कितनी संख्या होती, क्या घनत्व होता है, क्या कार्य होता है, सब कुछ पढ़ लिया था। अब हमको ये पढ़ना है कि जो विखंडित रुधिराणु होते हैं, जो उनका जीवन काल भी होता है ना। यहाँ प्रत्येक रुधिर वर्ग की रुधिर, चाहे WBC हो या RBC हो, प्लेटलेट, सभी का क्या होता है, एक निश्चित जीवन काल होता है। उसके बीच वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। तो जो डेड हुए रुधिराणु हमारे शरीर में रहते हैं, वो उनका निपटारा कैसे होता है, यानी विखंडित रुधिराणुओं का निपटारा आज हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? विखंडित रुधिराणुओं का निपटारा कैसे होता है। तो देखिए निपटारा का मतलब क्या था, ये कब्रिस्तान बोला गया ना कि RBC का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, बताइए। RBC का कब्रिस्तान कौन है, किसी को पता है? कमेंट जरूर करिएगा। देखिए विखंडित क्या है, विखंडित रुधिराणुओं का निपटारा। तो जो विखंडित होते हैं रुधिराणु किस में जाते हैं? प्लीहा में। किस में होते हैं? प्लीहा में। अब प्लीहा को और क्या कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं RBC, रेड ब्लड्स। क्या होता है बताइए? RBC का फुल फॉर्म किसी को पता है? बताइए RBC का फुल फॉर्म किसी को पता है? रेड ब्लड सेल्स होगा ना, तो WBC का वाइट ब्लड सेल्स। इस क्या हुआ, प्लीहा क्या RBC का कब्रिस्तान होता है। RBC का कब्रिस्तान क्या होगा? RBC का कब्रिस्तान किसको कहेंगे? RBC को, प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहेंगे। देखिए प्लीहा में क्या होता है, जो ध्वस्त RBC होते हैं, यानी जो डेड RBC होते हैं, उनका क्या करता है, प्लीहा भक्षण करता है और क्या होता है, हीमोग्लोबिन को हीम और ग्लोबिन में तोड़ देता है। जो भी ध्वस्त हुए RBC होते हैं, टूटे हुए RBC होते हैं, उन सभी का क्या करता है, उन सभी का ये भक्षण कर लेता है। प्लीहा का कार्य क्या है? प्लीहा का क्या कार्य है? ध्वस्त हुए RBC का भक्षण करते हैं। भक्षण करके क्या करते हैं? भक्षण करके क्या करते हैं बताइए? भक्षण करके इनके जो हीमोग्लोबिन होते हैं, भक्षण करके इनके हीमोग्लोबिन को किसमें? हीम और ग्लोबिन में तोड़ देते हैं। बताइए हीम और ग्लोबिन। हीम क्या और ग्लोबिन क्या है बताइए? ग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीम क्या है? मिनरल है। और ग्लोबिन प्रोटीन में, हीम और ग्लोबिन में तोड़ देते हैं, बिन में तोड़ देते हैं। ठीक है, कौन तोड़ता? प्लीहा। अब देखिए क्या हो गया, ये हीम और ग्लोबिन में टूट गया। तो हीम क्या होते? हीम जो होता है, इस जो लौह होता है ना, आयरन होता है, तो इसको क्या होते हैं, इसको पुनः रक्त में क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं।
ये जो हीम यानी कि लौह भाग है, लौह भाग को पुनः रक्त में मुक्त कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। देखिए जो हमारी अस्थिमज्जा होती है वो जो पुनः लोहे का क्या करती है, उपयोग कर नए आरबीसी में क्या कर, आज नए आरबीसी का निर्माण कर लेती है। और जो अस्थिमज्जा होती है, देखिए जो अस्थिमज्जा होती है, अस्थिमज्जा का क्या कार्य है, अस्थिमज्जा जो होती है वो पुनः लोहे का क्या करती है, अवशोषण कर लेती है ना, पुनः लोहे का उपयोग कर क्या करती है, नए आरबीसी का निर्माण कर देती है, नए आरबीसी का निर्माण करती है, ठीक है। नए आरबीसी का क्या निर्माण कर ये तो हो गया हमारा क्या, लोहा, ठीक है। विखंडित उदाहरण कैसे, देखिए हमारे जो विखंडित हो जाते हैं प्लीहा में होते हैं, प्लीहा को क्योंकि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। तो जो ध्वस्त हुए आरबीसी होते हैं वो जब अस्थिमज्जा हमारा जो है प्लीहा क्या कार्य करती है कि आरबीसी का भक्षण करती है और उनको और जो हीमोग्लोबिन होता है उसको हीम और ग्लोबिन में तोड़ देती है। तो जो हीम होता है, हीम जो यानी कि लौह भाग होता है उसको रक्त में मुक्त कर देती है। और जो हमारी अस्थिमज्जा होती है वो पुनः लोहे का उपयोग कर क्या करती है, नए आरबीसी का निर्माण कर देती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रक्त की उत्पत्ति कैसे होती है। जब रक्त समाप्त होगा तभी तो नए रक्त की उत्पत्ति होगी ना। रक्त की उत्पत्ति देखिए क्या, लगभग 1% आरबीसी प्रतिदिन समाप्त होते, क्या होते, लगभग जो है, लगभग 1% आरबीसी और डब्ल्यूबीसी 30% डब्ल्यूबीसी, कितना, 30% डब्ल्यूबीसी क्या होती है, ये क्या होती है, ये प्रतिदिन हमारे शरीर में समाप्त होती है, प्रतिदिन शरीर में क्या होती, समाप्त होती है। ठीक है, प्रतिदिन ये शरीर में क्या होती है, समाप्त हो जाती है। देखिए कुछ फैक्ट भी, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। रुधिर के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, देखिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मेन देखिए, रुधिर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रुधिर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर किसी को पता हो तो आंसर करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है भ्रूणावस्था में रुधिराणुओं का निर्माण किसमें होता है, भ्रूणावस्था में रुधिराणुओं का निर्माण
रुधिराणु का निर्माण होता है। किसमें होता है? सारे के सारे आए हुए इम्पोर्टेंट हैं, जिसको आता होगा बताइएगा किसमें होता है। रक्त का निर्माण किसमें होता है? रक्त का निर्माण होता है। तो रक्त का निर्माण किसमें होता है, इसको भी दे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है लिम्फोसाइट का निर्माण। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग को आता होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। आरबीसी के परिपक्व होने में किसका सहयोग करता है? बताइए आरबीसी के परिपक्व होने के लिए क्या आवश्यक है? परिपक्व होने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का भंडारण कहाँ होता है? आरबीसी का भंडारण कहाँ होता है? आरबीसी का भंडारण होता है। आरबीसी का भंडारण होता है। और क्या क्वेश्चन है? डब्ल्यूबीसी का भंडारण। डब्ल्यूबीसी का भंडारण। अगला कौन? लिम्फोसाइट का भंडारण। किसका? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का भंडारण कहाँ होता है? इस सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग को आता होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। लिम्फोसाइट का भंडारण नहीं आएगा तो इसको हम आपको बताएंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अगला देखिए हाइपॉक्सिया, पता है क्या होता है? एनॉक्सिया फिर हाइपॉक्सिया। एनॉक्सिया या फिर हाइपॉक्सिया। एनॉक्सिया या फिर हाइपॉक्सिया क्या है? किसी को पता है क्या है एनॉक्सिया? देखिए शरीर में जब O2 की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? एनॉक्सिया या फिर हाइपॉक्सिया, जिसमें क्या होता है? शरीर में O2 की कमी से क्या होता है? हाइपॉक्सिया फिर क्या है? एनॉक्सिया हो जाता है। और क्या होता है? इस क्यों होता है? देखिए इसमें क्या होता है, आरबीसी के निर्माण की दर 10 गुना बढ़ जाती है। क्या होता है? आरबीसी के निर्माण की दर 10 गुना बढ़ जाती है, ठीक है, इस एनॉक्सिया में। और क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना या फिर स्कंदन। स्कंदन क्या है? स्कंदन, इसको और क्या कहेंगे? रक्त का थक्का जमाना। क्या होगा? रक्त का थक्का जमना, ठीक है, रक्त का थक्का जमना, स्कंदन। ये क्या होता है? इसका जो है सर्वप्रथम वर्णन देखिए किसने किया? तो हावेल वैज्ञानिक ने किया।
हावेल वैज्ञानिक, हावेल वैज्ञानिक ने इसके बारे में सबसे पहले क्या किया था, बताया था कि रक्त का थक्का जमना या फिर स्कंदन के बारे में हावेल वैज्ञानिक ने बताया था। और क्या ये स्कंदन क्या है, तो जो ये स्कंदन है, स्कंदन जो है वो क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। स्कंदन एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, इस प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया। जो एक प्रक्रिया है रासायनिक प्रक्रिया 3 चरणों में बांटा गया है, 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, ये 3 चरणों में बांटा गया। ये कौन कौन से हैं, किसी को पता है 3 चरणों में बांटा गया तो कौन कौन से हैं? कि हम लोग क्या जो ये पढ़ रहे हैं हम लोग विखंडित रुधिराणुओं का निपटारा, आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो, आपको वीडियो अच्छा लगते हो तो प्लीज़ कमेंट किया करिए और लाइक भी किया करिए। ठीक है, कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए और क्या किया करिए, सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। देखिए 3 स्टेप है, 3 स्टेप को हम लोग देखते हैं क्या है पहले। तो पहला स्टेप है, मान लीजिए फर्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं इसमें, हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या है, क्या होता है, क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं और क्या होते हैं, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। मान लीजिए क्षतिग्रस्त ऊतक हैं, क्षतिग्रस्त ऊतक हैं और क्या है, रुधिर वाहिनियाँ हैं, रुधिर वाहिनियाँ हैं। ठीक है, क्षतिग्रस्त ऊतक हैं और क्या हमारी रुधिर वाहिनियाँ हैं। तो इनमें देखिए, माना कि ये हमारा हो गया क्षतिग्रस्त ऊतक और ये हो गई हमारी रुधिर वाहिनियाँ। ठीक है, अब देखिए इसको क्या है, तो ये होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा। इसमें क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसमें क्या होगा, प्लेटलेट्स। क्या होगा, प्लेटलेट्स तत्व 3, प्लेटलेट्स तत्व 3। ठीक है, ये होगा प्लेटलेट्स तत्व 3। और इसमें क्या होगा, ये दोनों जब मिलेंगे आपस में तो क्या होगा बताइए, कैल्शियम प्लस प्लस यानी कि कैल्शियम आयन, Ca++, कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन, उससे क्या होगा, प्रोथ्रम्बिन एंजाइम बनाता है। क्या होता है, प्रोथ्रम्बिन एंजाइम बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, प्रोथ्रम्बिन बनाता है। कौन, कैल्शियम आयन, Ca++। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। तब क्या बचता हमारा सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं इनको पहले कर लेते हैं, फिर सेकंड स्टेप पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए रुधिर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहेंगे इसको कहेंगे हीमोपोइसिस। क्या कहेंगे, हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस। ठीक है, ये पहले का आंसर है। रुधिर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हीमोपोइसिस कहलाती है। दूसरा, भ्रूणावस्था में रुधिराणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, यकृत में। ये कहाँ होता है, यकृत में हमारा होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण किसमें होता है, तो रक्त का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में।
ठीक है, अस्थिमज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, किसी को पता है? ये थाइमस ग्रंथि में होता है। किसमें? थाइमस ग्रंथि में। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि में होता है। और थोड़ी बहुत मात्रा में किसमें होता है, या थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में किसमें होगा बताइए? थोड़ी मात्रा में जो प्लीहा व लसिका गांठों में होता है। प्लीहा, प्लीहा व लसिका, लसिका गांठों में, ठीक है, लसिका गांठों में होता है। प्लीहा लसिका गांठों में होता है। आरबीसी के परिपक्व होने के लिए क्या आवश्यक है बताइए? आरबीसी के परिपक्व होने के लिए क्या आवश्यक है? तो विटामिन B12 और फोलिक अम्ल। क्या? विटामिन B12, विटामिन B12 व फोलिक अम्ल। क्या क्या आवश्यक है? विटामिन B12 व फोलिक अम्ल आवश्यक है। अगला, आरबीसी का भंडारण होता है। आरबीसी का भंडारण कैसे होता है बताइए? आरबीसी का भंडारण कहाँ पे होता है? तो ये प्लीहा में होता है। किस में होता है? प्लीहा में। आरबीसी का भंडारण होता है किसमें? प्लीहा में होता है आरबीसी का भंडारण। इसको क्या, इसको ब्लड बैंक या फिर रुधिर बैंक भी कहते हैं। इसको हम ब्लड बैंक, बैंक या फिर रुधिर बैंक भी कह सकते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक या फिर रुधिर बैंक। ओके। डब्ल्यूबीसी का भंडारण अस्थिमज्जा में। डब्ल्यूबीसी का भंडारण अस्थिमज्जा में। लिम्फोसाइट का भंडारण कहाँ पे होता है? लसिका ऊतकों में। लसिका ऊतकों में, ठीक है, लसिका ऊतकों में होता है। तो सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन सबको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इन सबको ध्यान में रखिएगा। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, हेलो, देखिए हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप देखा ना। फर्स्ट स्टेप में क्या देखा कि क्षतिग्रस्त ऊतक रुधिर वाहिनियाँ थी, इनको ये क्या हुई, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट तत्व 3। ठीक है, तो ये किस में बदली? दोनों मिलकर क्या हुआ? कैल्शियम आयन का निर्माण करते, जो प्रोथाम्बिन में बदल देता है। और सेकंड स्टेप में क्या आता है? जो ये हमारा प्रोथाम्बिन है, प्रोथाम्बिनेज की, देखिए सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में होगा कि जो क्या हमारा था? प्रोथाम्बिनेज, देखते हैं, प्रोथाम्बिनेज प्रोथाम्बिनेज क्या? हिपैरिन की, प्रोथाम्बिनेज हिपैरिन की सक्रियता को नष्ट कर देगा। ये क्या करेगा? हिपैरिन की सक्रियता को, जिनकी सक्रियता को नष्ट कर देगा। नष्ट कर, और क्या करेगा? हिपैरिन की सक्रियता नष्ट कर देगा और थ्रोम्बिन को नष्ट कर, थ्रोम्बिन को किसमें बदलेगा बताइए? थ्रोम्बिन को किस में बदलेगा? थ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देगा। ठीक है, थ्रोम्बिन को सक्रिय
थ्रोम्बिन में बदल देगा। देखिए जो प्रोथ्रोम्बिनेज है वो हिपैरिन की सक्रियता को नष्ट कर देगा और थ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देगा। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में देखिए क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में होगा कि थ्रोम्बिन जो है एक एंजाइम की भांति काम कर देगा और काम करके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा। थ्रोम्बिन एक सक्रिय एंजाइम की भांति कार्य करेगा क्या करेगा, जो थ्रोम्बिन है एक एंजाइम की भांति काम करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा। ठीक है, क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा। ठीक है, क्या किया, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा। कैसे, क्या रक्त का जाल है, इसमें क्या होता है, ये सब क्या है, ये हमारे फाइब्रिन के अणु हैं। ये क्या बताइए, ये हमारी फाइब्रिन है। ठीक है, ये जो है ये है फाइब्रिन। तो जो थ्रोम्बिन होता सक्रिय एक एंजाइम की भांति कार्य करेगा और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा। क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा। देखा, उसके बाद क्या होगा, इसमें फाइब्रिन में बदल गया, फिर क्या, कुछ ही समय में जब फाइब्रिन में बदल जाएगा, कितने समय में लगभग ये बदल जाता है, 2 से 8 मिनट में। कब बदलेगा, लगभग 2 से 8 मिनट में। ठीक है, 2 से 8 मिनट में ये बदल गया फाइब्रिन में। फिर क्या होता है, कुछ ही समय में हल्के पीले रंग का सीरम निकल आता है। क्या होता है, कुछ ही समय में हल्के पीले रंग का सीरम निकल आता है। इससे क्या होता है, यह सीरम रुधिराण रहित प्लाज्मा होता है। ये जो सीरम होता है, ये जो सीरम है, ये क्या है, रुधिराणु रहित प्लाज्मा। क्या है, रुधिराणु रहित प्लाज्मा। ओके, रुधिराणु रहित प्लाज्मा जो होता है, ये क्या कहलाता है, ये सीरम कहलाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, देखिए उसके बाद आता है रक्त के कार्य। अब ये सब तो हो गया, अब आता है रक्त के कार्य। रक्त के क्या कार्य होते हैं, तो सबको पता है ना रक्त के क्या कार्य होते हैं। विविध पदार्थों का संवहन करना। क्या है, पहला है विविध पदार्थों का
संवहन करना। विविध पदार्थों का सम, फिर क्या, रोगों से बचाव करना, रोगों से बचाव करना। अगला क्या है, उसके अलावा क्या होता है, शरीर की सफाई करना, शरीर की सफाई करना। और क्या होता है, शरीर की सफाई के अलावा क्या होता है, शरीर का ताप नियंत्रण करना, शरीर का ताप नियंत्रण करना। फिर क्या होता है बताइए, चोट का उपचार करना, उसके बाद क्या होता है, और कोई कार्य है रक्त के, थक्का जमाना। तो ये सारे के सारे क्या हुए, आज हमारा क्या कंप्लीट हो गया, रुधिर। ठीक है, विखंडित रुधिराणुओं का निपटारा जो हम लोग पढ़ रहे थे वो आज क्या हुआ, समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रुधिर वर्ग। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रुधिर वर्ग के बारे में। ओके, तो यहाँ पे सब लोग हम देखिए फर्स्ट हमारा नेक्स्ट हाइपॉक्सिया, शरीर में O2 की कमी हो गई, स्कंदन, रक्त का थक्का जमना। फिर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्षतिग्रस्त सूचक देखें कि थर्मोप्लास्टिन बना, प्लेटलेट्स तत्व, कैल्शियम आयन में प्रोथाम्बिन का निर्माण हुआ। फिर क्या, सेकंड स्टेप में थ्राम्बिन, एक प्रोथाम्बिन जो हुआ हाइपरिन और सक्रियता को नष्ट कर थ्राम्बिन को सक्रिय थ्राम्बिन में क्या करता है, बदल देगा। उसके बाद क्या आता है, सेकंड स्टेप आता है कि थ्राम्बिन एक सक्रिय एंजाइम की भांति कार्य करेगा और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा। फिर क्या होता है कि फाइब्रिन बन गया, इसमें जो छोटे छोटे जाल में फाइब्रिन बना, 2 से 8 मिनट में फाइब्रिन का निर्माण हो, कुछ समय बाद हल्के पीले रंग का सीरम निकल आता है। फिर रेड प्लाज्मा होता है, रक्त की कार्य, विविध पदार्थों का संवहन, रोगों से बचाव, शरीर की सफाई, शरीर का ताप नियंत्रण, चोट का उपचार करना और थक्का जमाना। सारी की सारी किसकी कार्य हैं, हमारे रुधिर की कार्य हैं। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करते रहा करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर किया करिए।